वेलकम टू कैफे बितान दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसिडियस द रेड डोर फिल्म के बारे में। फिल्म के प्रोड्यूसर है जेम्स वॉन, जो अपने कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की वजह से भारत समेत कई देशों में पॉपुलर है। और वो इस इंसिडियस जो फ्रेंचाइजी की फिल्म है, उसकी पहली फिल्म के भी वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर रह चुके हैं। तो आप कह सकते हैं इंसिडियस फिल्म के भी वो एक हद तक क्रिएटर हैं, मतलब इंसिडियस फ्रेंचाइजी के। और उन्होंने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो एक सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन है वो भी डायरेक्ट की है, जो काफ़ी सफल है। तो आप कुछ हद तक उन्हें वर्सेटाइल डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंसिडियस रेड डोर की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। सन 2013 में रिलीज़ हुई सेकेंड इंसिडियस फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल है। तो आपको इससे पहले की जो दो इंसिडियस फिल्म है, पहली और दूसरी, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही शॉर्टकट में कहानी बता देता हूँ। पहले इंसिडियस फिल्म में ये बताया गया है कि एक लड़का होता है डाल्टन लैम्बर्ट, जो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। मतलब जब उसकी एस्ट्रल बॉडी उसके फिजिकल बॉडी से बाहर निकल जाती है और ट्रैवल करती है, घूम घाम के वापस आ जाती है। मतलब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल के ट्रैवल करती है, फिर उसके शरीर में लौट आती है। लेकिन एक दिन लौटती नहीं, बेटा उठता नहीं, माता पिता टेंशन में। फिर पता चलता है कि एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान वो जिस डायमेंशन में आत्मा ट्रैवल करती है, वो डायमेंशन बहुत ख़तरनाक है। इसलिए है क्योंकि वहाँ कुछ खतरनाक इवल स्पिरिट्स है, बहुत ही खतरनाक, हैवानियत से भरे। तो वो हैवानियत से भरे जो इवल स्पिरिट्स है, वो डाल्टन की आत्मा को कब्जा कर लेता है अपने किसी फ़ायदे के लिए। और पिता भी एस्ट्रल ट्रैवल करके अपने बेटे को बचाता है। तो पिता भी अपने ट्रैवल करके अपने बेटे को बचाते हैं और फिर कहानी ख़त्म होती है पहले पार्ट की। फिर उन बेटा और पिता की जो याददाश्त है उसको मिटा दिया जाता है, ये सोच के कि यही उन दोनों के लिए अच्छा हुआ कि ये सब जो घटनाएं घटी है उन याददाश्त को मिटा दिया जाता है। अब सेकंड पार्ट में यह दिखाया गया है, पिता जो है वो बहुत एक इविल स्पिरिट के द्वारा पोजेस्ड हो जाते हैं और अपनी फैमिली को मारना चाहते हैं। सबसे पहले अपने बेटे डाल्टन को मारना चाहते हैं, लेकिन मार नहीं पाते, अच्छाई की जीत होती है वगैरह वगैरह। और ये देखकर डाल्टन की जो माँ है वो डिवोर्स ले लेती है अपने हस्बैंड से कि ऐसे एक साथ रहना ठीक नहीं, तुम कभी भी पोजेस्ड हो सकते हो, मार सकते हो। फिर इस फिल्म में दिखाया गया है कि डाल्टन बड़ा हो चुका है, आर्ट कॉलेज ज्वाइन करने वाला होता है और अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि जो भी हो, पिता डिवोर्स के बाद शायद उतना मिले नहीं या मिले हो, जो भी हो, संबंध अच्छे नहीं। और दोस्तों, संबंध खराब होने का कारण क्या है? पिता डिवोर्स के बाद उतने मिले नहीं या मिले फिर भी बात बनी नहीं, वो ठीक मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इस फिल्म में वो होता है ना, कुछ बच्चे उच्छृंखल टाइप के, जैसे उस कारण से अपने पिता अगर अच्छी बात भी करे तो सोच लेते हैं कितना हैवान है ये आदमी, वैसा तो मुझे डाल्टन नहीं लगा। खैर, तो कोई भी कारण हो, दूरियां बहुत ज़्यादा है पिता और बेटे में। तो एक दिन क्या होता है, डाल्टन की जो दादी है उनका डेथ हो जाता है। यही फिल्म का पहला सीन है। और डाल्टन की जो माँ है वो कहती है कि तुम्हारे बेटे से दूरियां बढ़ चुकी है, अब तो वो बाहर ही चला जाएगा पढ़ने, तो क्यों ना तुम उसे कॉलेज में हॉस्टल वगैरह में कमरे वगैरह देख कर आओ। मतलब वो होता है ना, जब कॉलेज में कोई पढ़ने जाता है कि हाँ बेटा, आप कमरे चीज़ें वगैरह लेके पिता या माता जाते हैं, सेटल वगैरह कर दिया, ये है तुम्हारा कमरा वगैरह वगैरह। तो वो सब करने के लिए डाल्टन के पिता अपने बेटे के साथ जाते हैं और फिर कुछ झगड़े होते हैं, पिता दुखी हो जाते हैं। डाल्टन भी अपने इसमें परेशान है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मतलब परेशानी तब क्रिएट होती है जब वो आर्ट कॉलेज के क्लास में अचानक कुछ ड्रॉ करता है और सडनली वो पोर्टल खुल जाता है, वो डीमन का, जिस डीमन ने उसे बचपन में परेशान किया था। तो फिर कुछ घटनाएं घटने लगती हैं, अजीबोगरीब हॉरिफिक घटनाएं। और फिर डाल्टन के पिता इसमें भी अपने बेटे को एस्ट्रल ट्रैवल करके बचाते हैं और अंत में बाप बेटे की जो दूरी है वो कम हो चुकी है, ये दिखाया गया है। दोनों गले मिलते हैं, आई लव यू डैड, ये सब कह के, आई लव यू बेटा वगैरह वगैरह। एक्टर के परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं, अलग करके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर्स सभी ने ज़बरदस्त काम किया है। और वैसे भी हॉलीवुड वालों की जो कास्टिंग है वो ज़बरदस्त होती है, देख के लगता है रियल और रियल लाइफ एक है।
तो इसमें अलग करके कुछ बताऊंगा नहीं मैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि भले ही पिता और बेटे की जो दूरी है, लेकिन पिता जो अपने बेटे से प्यार करता है, बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और बाद में जो पिता बेटे की जो सुलह हो जाती है, गले मिलते हैं, आई लव यू डैड, वो बोलता है आई लव यू बेटा, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और जो इस फिल्म के जो कैरेक्टर है लीड, पैट्रिक विल्सन, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ उनके पिता का जो इमोशनल सीक्वेंसेस हैं, या किस तरह से उसके मरे हुए पिता अपनी आत्मा के ज़रिए अपने बेटे की मदद करते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। अब चलिए दोस्तों, नेगेटिव और हाँ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और भी है कि फिल्म में एक सीन है, आर्ट स्कूल में डाल्टन पढ़ता है। ये जानने को मिला मुझे, ये बात जानने को मिली मुझे कि डाल्टन जब आर्ट स्कूल में पढ़ता है तो उसकी जो टीचर है, मैडम, एक फीमेल टीचर है, वो कहती है कि वो एक बच्चे को कहती है कि पेंटिंग के कई स्टाइल में तुम महारत हासिल कर सकते हो। हाँ, कई तरह के आर्ट स्टाइल होती है, मैं तो जानता नहीं, जो आर्ट के अगर आप कोई सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कृपया बताएं। आर्ट के कई स्टाइल होते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उस स्टाइल में महारत हासिल करना ही काफ़ी नहीं है। तब तक सब कुछ बेकार है जब तक आपने पेंटिंग दिल से ना बनाई हो। तो ये बात एक सीखने जैसी है जो मुझे इस फिल्म में अच्छी लगी। और नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, जो ज़्यादा है फिल्म में। फिल्म लगभग 1 घंटे 47 मिनट की है, जो बहुत छोटी है, बहुत फास्ट जाती है फिल्म और छोटी है। फिल्म में हॉरर फिल्म की जो जान होती है कि डर लगना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए, या एक मैसिव एंगेजमेंट, या मैसिव एंगेजमेंट से भी ज़्यादा दोस्तों डर लगनी चाहिए हमें, तो वो डर नहीं लगता फिल्म देखकर। जो सीन्स का मतलब जो सीन में जंप स्केयर मोमेंट्स जो होते हैं, आप तुरंत डर जाते हो, उछल पड़ते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हॉरर सीक्वेंस में डराने की कोशिश की है, बहुत ही टिपिकल और एवरेज है। वो जो सीन को धीरे स्थिर स्लोली बिल्डअप करना, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, फिर सीन को निखारना धीरे से, फिर उससे डर पैदा होना, तो सीन को जो निखारने की प्रक्रिया है बहुत वीक है। जिन्होंने हॉरर फिल्म एक हद तक देखी है, उनको बिल्कुल ये फिल्म डराएगी नहीं। बहुत ही टिपिकल है, कुछ खास नहीं, डराती बिल्कुल नहीं है। और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा तो लेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरी प्रॉब्लम ये है इस फिल्म के साथ कि इतनी फास्ट जाती है फिल्म कि वो स्लोली जो बिल्डअप होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है, स्पाइन चिलिंग जिसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से 100% परफेक्शन हो, मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन एक हद तक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है उसकी भी कमी है। और बस यही, इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता। तो ओवरऑल वन टाइम वॉच है, हाँ, कुछ खास नहीं है। इसकी जो पहला जो पार्ट है मेरे ख्याल से इस फिल्म का, वो ज़बरदस्त है। दूसरा पार्ट भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये कुछ बिल्कुल खास नहीं है, एवरेज है और वन टाइम वॉच है। आप वन टाइम वॉच देख सकते हैं, टाइम पास, लेकिन है एक हद तक। और फिल्म में जब एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान जो ब्लू धुआं उठ रहा है और जो भी सीन्स दिखाए गए हैं, वो देखिए, वो कुछ खास नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन स्टोरी टेलिंग, धीर स्थिर तरीके से स्टोरी को डेवलप करना, कैरेक्टर्स तो ज़बरदस्त हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा कैरेक्टर को, लेकिन स्टोरी को धीरे धीरे डेवलप करना, निखारना सीन को अच्छे से निखारना ताकि डर लगे। तो दोस्तों, फिल्म देख के ये भी लगता है, एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है फिल्म के साथ कि मैं फर्स्ट पार्टी देख रहा हूँ, मतलब बस डाल्टन बड़ा हो चुका है, तो कहानी भी कुछ खास नहीं है। वही मतलब हालांकि फर्स्ट पार्ट भी, अगर मैं कहूँ, फर्स्ट पार्ट की जो प्रेजेंटेशन है और डराने की जो कला है, डराने का जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है, जो इस फिल्म में उतना नहीं है। और वही रिपीटेटिव स्टोरी है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही लगता है कि डाल्टन बस बड़ा हो चुका है, और फिल्म और बेहतर हो सकती थी। मैं इसको एवरेज, मैं कोई रेटिंग नहीं देता दोस्तों, या मैं अभी तो नहीं दूंगा।
एवरेज से ऊपर या एवरेज आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वन टाइम वॉच है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के फिल्म को मत देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यूज़। अब बोलिए कैसी लगी। अगर आपको हमारे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहें, एवॉर रहें।